हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। और यहाँ पे जैसे कि दोस्तों हमने आपको कल बताया था कि हिंदी का हमारा क्रैश कोर्स है, जहां पे हम हिंदी के बारे में, हिंदी का जो साहित्यकार है उसका हम पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी, एसआई सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कल डिस्कस की थी और यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि हम हफ्ते में आपको 5 साहित्यकार के बारे में डिस्कस कराएंगे। यानी एक हफ्ते में हम आपको 5 साहित्यकार के बारे में डिस्कस कराएंगे और जल्दी ही यानी लगभग 12 दिनों के अंदर या फिर 10 दिनों के अंदर जो साहित्यकार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम उसमें रिवीजन भी करवाएंगे और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर में जो हिंदी के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उन्हें भी हम डिटेल व्याख्या सहित एक एक दिन में एक पेपर आपको करवाएंगे। तो दोस्तों हिंदी की क्लासेस के शेड्यूल ये है। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने कबीर दास जी के बारे में पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ा था, काफी डिटेल से पढ़ा था। और आज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वह पढ़ेंगे हम तुलसीदास जी के बारे में और मंगलेश डबराल जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट नाम है और यह आपके सामने सिलेबस है, इसी को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। हम तुलसीदास जी से शुरुआत करेंगे, फिर मंगलेश डबराल जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए। तो शुरुआत दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का ही आपको रेफरेंस देते हैं, हम ये दोबारा आपको बता देते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ये 1532 ईस्वी में बांदा में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में बांदा में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यानी अगर आपको गांव पूछा जाए तो गांव है राजापुर गांव। तो राजापुर गांव जो बांदा उत्तर प्रदेश से, वहां पे जन्म हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। फिर यहां पे कुछ प्रमुख रचना है, रामचरितमानस जी, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञ प्रश्न। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका अभी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, आप सभी को ध्यान होगा। फिर इसके अलावा गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और फिर यहां पे आपको दोहावली, कवितावली और रामाज्ञ प्रश्न। तो ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। और यहीं पर अगर हम निधन की बात करें तो 1623 ईस्वी में, कब हुआ था? 1623 ईस्वी में काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हो गया था। तो देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक बातें थी गोस्वामी तुलसीदास जी से जो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव बांदा में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। और कभी कभी डायरेक्ट क्या करते हैं कि यूपीएससी क्या करता है, किसी जो व्यक्ति होते हैं, कोई लेखक होते हैं, उनकी डायरेक्ट पंक्ति पूछ लेते हैं। तो इस पंक्ति को भी ध्यान रखना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसे बरी बार विचारू, हो ये कवित मुकुताम निचारू। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट लाइन पूछ ली जाती है कि ये किसकी है, तो इसके लिए थोड़ा देख लीजिए, एक बार एक नजर देख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे देखना है कि हम तुलसीदास जी की अगर माताजी की बात करें और पिताजी की बात करें तो माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था हुलसी देवी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी देवी। और यहीं पर अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था आत्माराम। तो पिताजी का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी देवी। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था नरहरिदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम, गुरु जी का नाम नरहरिदास। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए दोस्तों। और यहीं पर एक चीज आपको बता दें कि नरहरिदास जी ने बाद में ही इनका नाम रखा था। और जो इनका जो बचपन का नाम था, यानी तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? राम बोला। तो यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछ भी लिया है दोस्तों कुछ समय पहले, यानी 2-3 साल पहले, कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था, या फिर ऐसा पूछा था शायद कि राम बोला किसका बचपन का नाम था। तो राम बोला जो बचपन का नाम था वो तुलसीदास जी का था और गुरु इनके कौन थे? नरहरिदास जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पत्नी की बात करें तो रत्नावली नाम था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था।
और फिर यहाँ पे अगर समकालीन शासक आपको पूछा जाए तो फिर हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, अकबर हो गया और जहांगीर हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर कार्यकाल देखिए 1532 से लेकर 1623 तक, तो इसके बीच में जो भी राजा रहे होंगे वो तुलसीदास जी के समकालीन रहे होंगे। तो हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। तो ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा भी है दोस्तों कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, ऐसा ऑप्शन के अनुसार था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो समकालीन शासक ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है इनकी रचना। तो रचना तो आपने यहां पे देख ली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिन्होंने तुलसीदास जी को भगवान बना दिया था। तो देखिए दोस्तों, रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है। तो ध्यान रखना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और प्रश्न पहले ऐसे बनते थे कि जो रामचरितमानस है इसके कुल कितने खंड है, कौन सा खंड सबसे छोटा है, कौन सा खंड सबसे बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसके 7 खंड है। कौन कौन से खंड है? पहला है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, अरण्य यानी जो जंगल वाला कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर लास्ट में उत्तर कांड। तो टोटल कितने कांड हुए? 7 कांड हो गए। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि छंदों के अनुसार सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो देखिए जो बाल कांड है ना वो सबसे बड़ा है, और किष्किंधा जो कांड है जहां पे सुग्रीव वगैरह मिले थे, तो वह कौन सा है? सबसे छोटा कांड है। तो यह भी आपको रामचरितमानस की जो किताब है यह ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा यहां पे बात करें विनय पत्रिका और कवितावली की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। और यही प्रश्न यूकेएसएससी ने इस बार पूछा था कि जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा कौन सी है। पहले आयोग ने गलत दिया था लेकिन बाद में इसे सुधार कर दिया था। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो विनय पत्रिका, कवितावली की दोनों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की बात करें और हनुमान चालीसा की बात करें जो कि तुलसीदास जी ने ही लिखी थी, इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तो देखिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी से जितने प्रश्न बन सकते थे वो यही थे और यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहां पे हमारा एक साहित्यकार हो गया। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे साहित्यकार जो मंगलेश डबराल जी हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह है मंगलेश डबराल जी। सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं कि जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म जो हुआ था वो हुआ था 16 मई 1948 को। 16 मई 1948 को। तो मंगलेश डबराल जी का जन्म काफल पानी जो टिहरी गढ़वाल है वहां पर 16 मई 1948 को हुआ था। 16 मई वर्ष 1948 को मंगलेश डबराल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पे लेखक है, रचनाकार है, गढ़वाल से संबंधित नहीं है या फिर कुमाऊं से संबंधित नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन में कि 3 आपको कुमाऊं के दे दे, 1 गढ़वाल के दे दे। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो मंगलेश डबराल जी टिहरी गढ़वाल से हैं, काफल पानी में जन्म हुआ था, 16 मई वर्ष 1948 को जन्म हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इन्होंने यानी मंगलेश डबराल जी ने हिंदी पेट्रियार्क जो प्रतिपक्ष है वहां पे भी उन्होंने काम किया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे भोपाल का जो भारत भवन से वहां से एक मासिक पत्रिका यानी जो त्रैमासिक पत्रिका थी पूर्वाग्रह, उसका प्रकाशन होता था। तो इसमें भी उन्होंने सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था। काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है त्रैमासिक जो यहाँ पे पूर्वाग्रह पत्रिका है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पूर्वाग्रह जो पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, इसके संपादक के रूप में किस लेखक ने, किस रचनाकार ने काम किया था? तो मंगलेश डबराल जी ने काम किया था। हिंदी पेट्रियार्क में भी इन्होंने काम किया था। और फिर इसके अलावा जो 1938 यानी 1983 सॉरी, वहां पे जनसत्ता जो साप्ताहिक पत्र है उसमें संपादक का भी पद उन्होंने संभाला था। तो इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जहां पे हमने आपको रेड लाइन में लिखाया गया है। और फिर यहां पे आप ये भी देख सकते हैं लास्ट में कि यह नेशनल बुक ट्रस्ट है यानी जो NBT है उससे जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपको यहां पे पूछता हूं, अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? और यह यानी जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है?
फिर देखिए दोस्तों, लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये है कि 9 दिसंबर 2020 को कोरोना के कारण इनका निधन हो गया था। तो इंपॉर्टेंट बातें मंगलेश डबराल जी से ये थी, जो बेसिक सामान्य जीवन परिचय होता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं पे। तो देखिए दोस्तों, रचनाओं की बात करते हैं तो यहां पे है काव्य संग्रह। और काव्य संग्रह कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है मंगलेश डबराल जी को 2000 में जो दिया गया था, वो किस रचना के लिए दिया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 2002 जो मंगलेश डबराल जी को दिया गया था, वो किस रचना के लिए दिया था? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम काव्य संग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो एक आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वह है पहाड़ पर लालटेन। क्या नाम है? पहाड़ पर लालटेन। तो मंगलेश डबराल जी की काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। काव्य संग्रह का मतलब इसके अंदर बहुत सारी कविताएं होंगी, है ना। तो काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, और इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। क्या हो गया? पहाड़ पर लालटेन। फिर इसके अलावा आप यहां पे देखिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी रचना है सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, घर का रास्ता। क्या है? घर का रास्ता। घर का रास्ता भी किसका है? मंगलेश डबराल जी का है। तो घर का रास्ता भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है हम जो देखते हैं। हम जो देखते हैं के लिए ही 2000 में, यानी सन 2000 में मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल जी को कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल जी की जो रचना थी, यानी जो काव्य संग्रह था, उसके लिए दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कुछ और देखिए दोस्तों, इसका प्रकाशन 1995 में हुआ था, घर का रास्ता का 1988 में। और फिर कुछ और भी है, जैसे आवाज भी एक जगह, यह भी मंगलेश डबराल जी की है, काफी प्रसिद्ध है। और एक और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसका नाम है नए युग में शत्रु। नए युग में शत्रु भी किसकी रचना है? मंगलेश डबराल जी की है। तो मंगलेश डबराल जी की ये काफी प्रसिद्ध रचना है, आपको याद करना है। देखिए, सबसे पहले पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, और नए युग में शत्रु। तो यह तो दोस्तों काव्य संग्रह है मंगलेश डबराल जी की, जो आपको पूछी जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यह है यहाँ पे संगतकार। अब संगतकार की हम बात करते हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। तो आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि संगतकार जो कविता है वो किसकी है? मंगलेश डबराल जी की है, क्योंकि एनसीईआरटी में है। और फिर एक लास्ट यहाँ पे आपने देखना है, ये एक है स्मृति एक दूसरा समय। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अंतिम रचना है मंगलेश डबराल जी की। तो स्मृति एक दूसरा समय मंगलेश डबराल जी की एक अंतिम रचना है। तो यहां तक दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अगर हम यहीं पर गद्य संग्रह की बात करें, देखिए ये तो काव्य संग्रह था, गद्य संग्रह की बात करते हैं, तो गद्य संग्रह में है एक है लेखक की रोटी। क्या है? लेखक की रोटी। तो लेखक की रोटी किसकी है? मंगलेश डबराल जी की है। तो मंगलेश डबराल जी की लेखक की रोटी। और फिर यहीं पर अगर हम बात करें, एक और आपको ध्यान रखना है, कवि का अकेलापन। क्या है? कवि का अकेलापन। यह भी क्या है? गद्य संग्रह है। तो यह बातें थी मंगलेश डबराल जी से। अब देखिए, लास्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे यात्रा वृत्तांत है, ये कुमाऊनी भाषा में है, जैसे एक बार आयोवा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये है पुरस्कार की बात करते हैं तो ओम प्रकाश स्मृति सम्मान की बात करते हैं। तो ओम प्रकाश स्मृति सम्मान की बात करें तो 1982 में दिया गया था। श्रीकांत वर्मा सम्मान की बात करें तो 1989 में दिया गया था। पहल सम्मान 1996। और साहित्य अकादमी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कब दिया गया था? 2000 में। तो ओम प्रकाश स्मृति 1982 आपको ध्यान रखना है, श्रीकांत वर्मा 1989 आपको ध्यान रखना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको कब ध्यान रखना है? 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए दिया गया था। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है आज की इस रचना के लिए, आज के इन दो महान भावों के लिए, महान लेखक रचना के लिए। तो इतना ही दोस्तों आज के इस लेक्चर में। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दूसरी क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों।